गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग ने सेक्शन ए कर लिया था, सेक्शन बी कर लिया था, सी और डी भी कंप्लीट कर लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 12 किया था। आज हम लोग सेक्शन ई से स्टार्ट करेंगे और सेक्शन ए में इन्होंने एनिमल के बारे में बताया है। तो आइए पहले जानते हैं एनिमल के बारे में इन्होंने क्या क्या डिटेल दिया है और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए में एनिमल के बारे में बताया है और सबसे पहले इन्होंने बताया है रोमंथी एनिमल्स के बारे में। रोमंथी एनिमल्स कौन से होते हैं? इनको रूमिनेंट भी बोलते हैं। रोमंथी एनिमल्स वो होते हैं जो जुगाली करते हैं। जुगाली करते हैं का मतलब है घासों को चर कर भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो जंतु क्या कहलाते हैं? रोमंथी कहलाते हैं। जैसे कि भैंस, गाय, हिरन आपने देखा होगा। भैंस हो गया, गाय हो गया, हिरन हो गया, ये लोग क्या करते हैं? घासों को चर कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये कैसे एनिमल्स हो गए? ये जुगाली करने वाले जंतु हो गए। और ये जुगाली करते हैं तो क्या कहलाएंगे? रोमंथी कहलाएंगे, यानी कि रूमिनेंट कहलाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। उसके बाद इन्होंने बात करी है संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सांपों की। देखिए, जब संसार में पाए जाने वाले लंबे सांपों की बात करी जाती है तो 4 सांपों का नाम सामने आता है: वाइपर, एनाकोंडा, बोआ और जालीदार अजगर। तो ये सभी क्या है? सबसे लंबे सांप। इनमें से कोई एक होगा जो सबसे लंबा होगा इन चारों में। तो आइए चारों के बारे में जान लेंगे जब हम, तो हमें पता चल जाएगा कि इन चारों में सबसे लंबा सांप कौन सा है। सबसे पहले बात देखिए, जब भी लंबे सांपों की बात आएगी तो आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि मेनली ये सांप जो हैं वो साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। तो अगर कभी पूछ ले कि ये वाइपर, एनाकोंडा, बोआ ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको तुरंत क्या बता देना है? साउथ अमेरिका। मैक्सिमम साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। कुछ ऐसी मतलब कि कुछ ऐसे हैं जो नॉर्थ अमेरिका में भी पाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि करके वाइपर के बारे में बात करें तो वाइपर क्या है? वाइपरिडाए वर्ग का एक सांप है, या वाइपर को वाइपरिडाए भी बोलते हैं। ये विषैले होते हैं। लंबाई की बात करें तो लगभग 11 फीट लंबे होते हैं। सेंटीमीटर में 335 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में। तो वाइपर के बारे में जो ध्यान रखना है कि ये विषैले होते हैं, 11 फीट लंबे होते हैं, 335 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। एनाकोंडा, अब देखिए वाइपर विषैले होते हैं लेकिन एनाकोंडा विषैला नहीं होता है। आपने देखा होगा एनाकोंडा क्या करता है? लिगल जाता है। तो एनाकोंडा क्या है? ये विषैले नहीं होते हैं, गैर विषैले सांप है। और वाइपर से बड़ा होता है एनाकोंडा, लगभग 17 फीट हाइट होती है, इनकी लंबाई होती है। और ये भी साउथ अमेरिका में पाया जाता है। बात करते हैं बोआ सांप की। तो देखिए बोआ सांप में क्या होता है? लाल पूँछ पाए जाते हैं। तो लाल पूँछ वाला जो बोआ होता है उसको बोआ कंस्यूटुकटर भी बोलते हैं। ये मेनली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। अगर मैं मादा बोआ की बात करूं तो लगभग 7 से 10 फीट इनकी लंबाई होती है। और नर बोआ की बात करूं तो ये 6 से 8 फीट लंबे होते हैं। उसके बाद बताया इन्होंने जालीदार अजगर। देखिए जालीदार अजगर को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जालीदार अजगर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? जालीदार अजगर, जिसकी लंबाई लगभग 19 फीट है। और गिनीज़ रिकॉर्ड भी इसका रहा है सबसे लंबे सांप होने का। और 19 फीट, या कभी कभी ऑप्शन में मीटर में दे देते हैं, तो लगभग 6 मीटर इसकी लंबाई है। और ये साउथ एशिया के हिस्से में पाया जाता है। वज़न की बात करें तो 120 केजी लगभग इसका वज़न होता है। तो हमने जाना वाइपर के बारे में, एनाकोंडा, बोआ, जालीदार अजगर। तो अगर मैं बात करूं कि संसार में सबसे लंबा सांप कौन सा है, तो अब आपको क्लियर है कि जालीदार अजगर, क्योंकि इसकी लंबाई 19 फीट होती है, लगभग 6 मीटर। गिनीज रिकॉर्ड रहा है इसका सबसे लंबे सांप होने का। साउथ एशिया में पाया जाता है। लगभग 120 किलो इसका वज़न होता है। उसके बाद इन्होंने एनिमल्स सेक्शन में एक प्लेटीहेल्मिन्थिस एनिमल की बात करी है। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थिस के बारे में कुछ जानकारी करते हैं हम लोग। देखिए प्लेटीहेल्मिन्थिस क्या करता है? भोजन का अवशोषण अपने शरीर की सतह से ही करता है। ऐसा क्यों करता है वो कि भोजन का अवशोषण अपने शरीर की सतह से करता है? क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थिस जानवर में एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जाता है। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जाता है तो वो भोजन को कैसे डाइजेस्ट करेगा, कैसे पचाएगा?
तो उसको क्या करना होता है, अपना पचा पचाया भोजन ही ग्रहण करना होता है, जिससे कि अंदर बॉडी के जाए तो पचाना ना पड़े, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल है नहीं उसमें। तो भोजन का अवशोषण अपने शरीर की सतह से करता है, पचा पचाया भोजन प्राप्त करता है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल का उसमें अभाव होता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थस के बारे में ये 3 जानकारियाँ आपको रखनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं लीमर। देखिए लीमर भी एक जानवर है, इसकी चर्चा क्यों की गई है, क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार पे है। मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, 80% हिस्सा विलुप्त हो चुका है, 20% ही बचा है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया लीमर एनिमल पर, तो आने वाले कुछ समय में ये विलुप्त हो जाएगा। उसके बाद जैसे दुनिया के सबसे लंबे सांपों की बात करी गई, वैसे दुनिया में पाई जाने वाली जहरीली मछलियों के बारे में भी इन्होंने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। तो देखिए, जब जहरीली मछलियों की चर्चा होती है तो ये 4 मछलियां हैं जो सामने निकल के आती हैं: पार्क्यूपाइन, पिरान्हास, एंगलर मछली और पफ्फर मछली। लेकिन इनमें से कोई एक मछली होगी जो सबसे ज़्यादा जहरीली होगी। तो सबसे ज़्यादा जहरीली की जब बात करी जाती है तो पफ्फर मछली जो होती है वो सबसे ज़्यादा जहरीली होती है। और ये सबसे ज़्यादा जहरीली 4 मछलियाँ हैं, और इन चारों में सबसे ज़्यादा जहरीली कौन सी है? पफ्फर मछली। तो ये कुछ जानकारियाँ इन्होंने दी थी जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आए हुए थे। अब हम देख लेते हैं सेक्शन ई में इन्होंने कौन कौन से क्वेश्चंस कराए हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इन्होंने कहा निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी रुमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। तो रोमंथी मैंने आपको बताया कि जो जुगाली करते हैं, जो घास को चरते हैं, वो रुमिनेंट कहलाते हैं। तो देखिए, जैसे बी ऑप्शन में बिल्ली, बिल्ली तो नहीं होगा। सी में कुत्ता, ये भी नहीं होगा। डी में भी कुत्ता, ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे, भैंस, गाय और हिरन, ये तीनों ही जुगाली करने वाले जंतु हैं। तो 13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो रुमिनेंट्स होते हैं उनमें अमाशय को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी निकल कर आता है। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है? रूमिनेंट या रोमंथी जंतु कौन से होते हैं? जो जुगाली करते हैं यानी कि घासों को चरते हैं, वो रूमिनेंट कहलाते हैं। तो अब आप ऑप्शन से बहुत आसानी से छांट लेंगे। और रोमंथी के बारे में एक और चीज़ जाननी है कि अमाशय को 4 भागों में बांटा गया है। इन्होंने बात करी है एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है। तो देखिए, गिरगिट, सर्प, छिपकली और कछुआ। तो इनमें से जो गिरगिट होता है वो एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है। और ये गिरगिट किस वर्ग में आता है? तो सरीसृप परिवार में आता है। और सरीसृप परिवार में किस वर्ग का सदस्य है? तो कैमिलिओनिडाए वर्ग का सदस्य है। पेड़ों पर रहने वाली एक छिपकली की ही तरह ये होता है। इसके अंदर शरीर के रंग को बदलने की क्षमता होती है, ठीक है। और इसकी जो जीभ होती है वो लंबी पतली होती है और फैल सकने वाली जीभ होती है, मतलब ये अपनी जीभ को फैला भी सकता है और एक समय में ये दोनों तरफ देख सकता है। तो गिरगिट के बारे में हमें इतनी जानकारी रखनी थी। क्या क्या एक बार फिर से देख लेते हैं। सरीसृप परिवार का है, कैमिलिओनिडाए वर्ग का है, पेड़ पर रहने वाली छिपकली की ही एक प्रजाति है, पर इसके अंदर क्या है, रंग बदलने की क्षमता होती है। शरीर के रंग को बदल सकता है, अपनी जीभ को फैला सकता है और एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने पूछा है कि हिप्पोकैम्पस क्या है। तो देखिए, हिप्पोकैम्पस क्या है? समुद्र में पाई जाने वाली एक मछली की प्रजाति है। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन देखा तो मीन, देखिए मीन जो है पर्यायवाची है मछली का। तो हिप्पोकैम्पस क्या है? एक मछली है। कहाँ पे पाई जाती है? समुद्रों में पाई जाती है। अब देखिए, हिप्पोकैम्पस को ही हम लोग सी हॉर्स भी बोलते हैं। सी हॉर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हिप्पोकैम्पस मछली जो है, इसका सिर घोड़े के समान होता है और ये समुद्र में पाई जाती है। तो समुद्र में पाई जाती है इसलिए सी, और घोड़े के जैसा इसका सर होता है इसलिए हॉर्स। तो हिप्पोकैम्पस को हम लोग सी हॉर्स भी बोलते हैं और ये एक प्रकार की मछली है जो समुद्रों में पाई जाती है। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबा सर्प कौन सा है? अभी मैंने बात किया, वाइपर जो है वो 11 फीट का होता है। बोवा 7 से 10 फीट एवरेज हाइट इसकी होती है, लंबाई होती है। एनाकोंडा हमारा क्या कहते हैं 17 फीट होता है, विषैला नहीं होता है, वाइपर विषैला होता है। और जालीदार अजगर का मैंने बताया था, गिनीज रिकॉर्ड रहा है इसका, 19 फीट इसकी लंबाई होती है या फिर 6 मीटर लंबाई होती है। 120 किलो वजन होता है इसका, साउथ एशिया में पाया जाता है। तो संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा सांप कौन सा होगा? जालीदार अजगर। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो यूपी टेट में ही आया हुआ है 2020, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2018 में। ये जो डिटेल थी इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आगुहिक जंतु है। देखिए आगुहिक का मतलब होता है जिनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। तो मैंने बताया था एलिमेंट्री कैनाल प्लेटीहेल्मिन्थेस में नहीं है और ये भोजन का ग्रहण अपने शरीर की सतह से करता है, पचा पचाया भोजन अंदर लेता है। क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल का अभाव है, तो यानी कि वो भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। उसके बाद लीमर, मैंने बताया था लीमर क्या है, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर, लगभग 80% विलुप्त हो गया है। ध्यान नहीं दिया गया IUCN के द्वारा, तो 20% जो प्रजातियां बची हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो लीमर क्या है, लीमर मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। उसके बाद बात करते हैं, निम्न में से कौन पशु में छोटी आँत सबसे छोटी होती है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, छोटी आँत, देखिए जो शाकाहारी होते हैं तो शाकाहारी क्या करते हैं, ये सेलुलोज को लेते हैं, तो सेलुलोज को पाचन मतलब डाइजेस्ट होने में बहुत लंबा समय लगता है। तो इनकी आँतें कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। देखिए जितने भी जुगाली करने वाले जंतु होंगे, ये जो शाकाहारी होंगे, तो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की इनके अंदर मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करना। तो सेलुलोज मतलब कि कहने का मतलब है जो शाकाहारी होते हैं उनकी आंतें छोटी नहीं होती, उनकी आंतें बड़ी होती हैं, और छोटी आंतें उनकी होती हैं जो मांसाहारी होते हैं। तो अब अगर आपको ये बात पता चल गई तो अब 4 ऑप्शन आप देखेंगे तुरंत बता देंगे कि मांसाहारी तो इसमें शेर ही है, बाकी तीनों तो शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी क्या होते हैं, उनमें छोटी आंत नहीं होती, बड़ी आंत होती है। क्यों? क्योंकि उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है, और सेलुलोज क्या है, एक लंबा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। और मांसाहारी जो होते हैं वो ईज़िली डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेलुलोज वो नहीं लेते हैं ना कि डाइजेशन में टाइम लगे, वो तो मांस लेते हैं, वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर शेर एक ही ऑप्शन है मांसाहारी का, तो शेर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में सबसे तेज़ ज़मीनी जानवर कौन सा है। ऑप्शन पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि चीता होगा कि बाघ होगा। तो ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे तेज़ ज़मीनी जानवर चीता है। ये लगभग एक बार में 460 मीटर छलांग लगा सकता है। और इसका वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो एसिनोनिक्स ज़्यूबेटस है। वैज्ञानिक नाम क्या है, एसिनोनिक्स ज़्यूबेटस। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे तेज़ ज़मीनी जानवर चीता, वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स ज़्यूबेटस, एक छलांग में 460 मीटर की दूरी तय कर लेता है। फिर मैंने आपको बताया था सबसे जहरीली मछली की बात होगी, तो ये चारों ही जहरीली मछलियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जहरीली कौन सी होगी, पफ्फर मछली होगी। तो ये इन्होंने एनिमल्स के बारे में इतनी चीज़ें बताई थी, एक एक करके हम लोग ने उसको जाना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। तो सेक्शन ई भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं सेक्शन एफ़ की। सेक्शन एफ़ में इन्होंने वनस्पति के बारे में बताया है, वेजिटेशन के बारे में बताया है। तो आइए वेजिटेशन से रिलेटेड पहले कुछ पॉइंट्स जानते हैं और उनके बाद एक एक करके क्वेश्चंस को भी करेंगे। देखिए वेजिटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले प्लांट्स के कुछ पार्ट के बारे में जान लेते हैं, वो भी वेजिटेशन का ही हिस्सा है। देखिए प्लांट के पार्ट की जब हम बात करते हैं तो रूट निकल कर सामने आता है, स्टेम और कवरिंग लीफ, ये 3 चीज़ें निकल के आती हैं। पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं रेडिश जो है वो जड़ है, तना है या पत्ती है। अब नहीं पता है तो फिर नहीं बता पाएंगे। तो देखिए प्लांट पार्ट की बात की हमने, रूट आया सामने, स्टेम आया और कवरिंग लीफ आया। अब हमें जानना चाहिए रूट किस में होते हैं, स्टेम किस में होते हैं, और कौन से ऐसे सब्जियां हैं जो लीफ से कवर होती हैं। तो एक एक करके जानते हैं। देखिए टर्निप हो गया, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, बीट रूट हो गया, शुगर रूट हो गया। तो इनमें क्या होता है, ये रूट का हिस्सा है, रूट से रूपांतरित होते हैं। अब देखिए ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि आपने 5 एग्जाम्पल याद कर लिए और उन्हीं में से पेपर में आ भी जाएगा। देखिए इसको रूट से प्राप्त होने वाले जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो कैसे पता चलेंगे, जिनके फलों पर जब आप देखेंगे तो छोटे छोटे रेशे निकले हों। जैसे जब आप गाजर लेते हैं तो उसमें छोटे छोटे रेशे आपको मिलेंगे, मूली लेते हैं तो छोटे छोटे रेशे उस पर दिखेंगे। तो जिन पर वो छोटे छोटे रेशे दिखते हैं ना, वो किसका हिस्सा होते हैं, वो जड़ का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन जड़ होगा। जैसे कैरेट लिया आपने, छोटे छोटे रेशे होंगे, रेडिश लिया, बी रूट लिया, शुगर रूट लिया, टर्निप लिया, तो उनमें आपको छोटे 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 बहुत पतले पतले रेशे देखने को मिलेंगे। तो इनसे हम पता कर लेते हैं कि वो क्या होगा, वो एक जड़ होगा। स्टेम की अगर हम बात करें, स्टेम तना, तो देखिए वो जिन पर गांठें हों,
जैसे जब आप अदरक लेते हो तो उसमें देखते होंगे अनडिफाइंड वो गांठ होती है, कहीं से उभरी हुई, कहीं से पतली। गांठ का मतलब आप समझ रहे होंगे। गांठ का मतलब अगर मैं बात करूँ तो देखिए ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है, गांठ बनी होती है ना, तो वो जितनों में गांठ बनी रहती है ना वो तने होते हैं। आलू लेते हैं, वो भी एक गांठ की तरीके होता है। हल्दी ले लीजिए आप, अदरक ले लीजिए, प्याज ले लीजिए। शुगर केन तो तने का एग्जांपल है ही है। गांठ उसमें भी होती हैं, गांठें होती हैं। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और इसमें से अरबी भी क्या है, एक तना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब एग्जांपल्स हैं। ये वो एग्जांपल्स हैं जो अभी तक पेपर में आ चुके हैं। उन्हीं को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ओनियन, जिंजर, पोटैटो, टर्मरिक, गार्लिक, शुगर केन, अरबी। अरबी समझ रहे होंगे आप, अरबी घुइयाँ को बोलते हैं। और देखिए इसमें से इन्होंने बताया है कि व्रत में नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सेक्सुअल अराउजमेंट फूड होते हैं। देखिए कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको हम व्रत में नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो सेक्सुअल अराउजमेंट बॉडी में क्रिएट करते हैं। तो इसलिए उन फ्रूट्स, उन सब्जियों को या उन फ्रूट्स को हमें नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है। उसके बाद बात करते हैं कवरिंग लीफ की। तो ऐसी सब्जियां जो लीफ से कवर होती हैं, तो ओनियन हो गया, ये क्या पत्तियों से कवर होती है। गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, पोटैटो हो गया। तो इनमें क्या होता है, ड्राई लीफ होता है, ये लीफ से कवर होती है। और आपको ये भी बता दें, जो लीव्स से पत्तियों से कवर होती है उनमें फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो ये कवरिंग लीफ के बारे में इतनी चीज़ें जाननी थी। ड्राई लीव्स इसमें होती है, उससे कवर होती हैं, फ़ोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जानकारी हमें इन्फ्लोरेसेंस के बारे में होना चाहिए। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? जैसे देखिए आपने देखा होगा, एक फूल के ऊपर दूसरा फूल, दूसरे के ऊपर तीसरा फूल, तीसरे के ऊपर चौथा फूल। एक तना आया है और उसमें उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर फूल पे फूल निकलते जा रहे हैं। तो क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स इज़ कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। मतलब फूलों का जो गुच्छा है वो क्या कहलाता है? इन्फ्लोरेसेंस। और वो जिस क्रम में है वो वही पुष्पक्रम होता है, वही इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। थोड़ा और अच्छे से मैं समझाऊंगा। अभी एक नोट्स और बनाया है, वो पूरा इन्फ्लोरेसेंस पे बनाया है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की भी बात करी है, और उन डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स की कौन किस कैटेगरी में आता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं, वहाँ पे अच्छे से रखें। एग्जांपल्स की बात करें इन्फ्लोरेसेंस के, तो जैसे पत्ता गोभी हो गया, कॉलीफ्लावर, सनफ्लावर, मेरीगोल्ड ना, जैस्मीन। अब यहाँ पे अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा कि कौन किस कैटेगरी में है। मतलब इन्फ्लोरेसेंस के जो टाइप हैं, जैसे रेसमोस, साइमोस, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो मेरीगोल्ड किस में आएगा, जैस्मिन किस में आएगा ना, कॉलीफ्लावर, कैबेज किस में आएगा। अभी इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल हमें ये जान लेनी है कि फ्लावर क्या है। फ्लावर जो होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और एक मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो जो एंड्रोसियम होता है वो मेल फ्लावर होता है और इसको स्टाइसिनेट भी बोलते हैं। जिम्नोसियम जो होता है वो फीमेल फ्लावर होता है और इसको पिस्टिलेट भी बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब मेल फ्लावर कौन सा है, तो वो एड्रोसियम। और कभी कभी स्टेसिनेट भी एग्जांपल वो ऑप्शन में दे देते हैं, तो एड्रोसियम नहीं देते हैं, तो आपको स्टेसिनेट भी ध्यान रखना है। जाइनोसियम ये फीमेल फ्लावर होता है, इसको पिस्टिलेट भी बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, देखिए एंजियोस्पर्म, जाइनोस्पर्म दो चीज़ें होती हैं। अभी इसके बारे में भी और अच्छे से बताएंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, वो एंजियोस्पर्म में होता है। ये दो टाइप्स की होती हैं, डाइकॉट, मोनोकॉट। यहाँ पे आप समझिएगा डाइकॉट, मोनोकॉट का। डाइकॉट क्या होता है, द्विबीजपत्री, और मोनोकॉट होता है एक बीजपत्री। अब आप कैसे पता करेंगे? ज़रूरी थोड़ी ना है 4 पॉइंट्स आप पढ़ लिए और आप क्लियर कर लेंगे कि ये मोनोकॉट है, ये डाइकॉट है। देखिए आप उनके बीजों से पता कर सकते हैं। अगर बीज सॉफ्ट है तो वो डाइकॉट होगा, अगर बीज बहुत हार्ड है तो वो मोनोकॉट होगा। अगर उसकी पत्ती रेटिकुलेट है यानी जालीदार है तो वो द्विबीजपत्री होगा। अगर पैरेलल है तो वो एक बीजपत्री होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि गन्ना, तो अब आप बताइए गन्ना क्या है, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री? तो देखिए गन्ने में जो पत्तियाँ होती हैं उनकी वो पैरेलल होती हैं। जैसे मैंने गन्ने की पत्ती को देखा हुआ है, तो गन्ने की पत्तियाँ कैसी होती हैं, वो
उनमें पैरेलल होता है, वो ऐसे ऐसे चल रही होती हैं। तो उसमें क्या वो पैरेलल होती हैं तो वो एक बीजपत्री होगी। और गन्ना कितना हार्ड होता है आपने देखा होगा, तो वो हार्ड भी होता है और पैरेलल भी होती है, तो वो एक बीजपत्री। लेकिन मैं अगर पीपल के पत्ते की बात करूँ, देखिए ये पीपल का पत्ता है और कितनी जालियाँ बनी होती हैं ना, ऐसे जालीदार स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे जालीदार स्ट्रक्चर होता है। तो पीपल फिर क्या हो जाएगा, वो द्विबीजपत्री हो जाएगी। तो यानी आप बीज से पता कर लगा सकते हैं वो डाइकॉट है मोनोकॉट है। अगर आपको बीज नहीं पता है तो आप पत्ती से भी पता लगा सकते हैं। अगर उसकी पत्ती को देखिए, पीपल का पेड़ सबने देखा होगा, उसकी पत्ती भी देखी होगी। गन्ने का, केले का ना, गेहूँ का, जौ का, ओट्स का यानी जई का, तो वो क्या है, उनकी पत्तियों को अगर आप माइंड में एक बार फ्लैशबैक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है। अब मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया था कि केला डाइकॉट है या मोनोकॉट है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल वो होती हैं उनकी लीव्स ना, रेशे जो निकले होते हैं वो पैरेलल निकले होते हैं, तो वो मोनोकॉट है। पेपर में गेहूं का भी आया है, पेपर में पीपल का भी आया है, पेपर में आपका ये भी आया है, जौ भी आया है, ओट्स भी आया है, ग्रास आया है ना। तो ये सब एग्जांपल्स आए हुए हैं। अभी क्वेश्चंस में देखिएगा, रूट की बात करें, पेपर में एक बार ये आया था कि डाइकॉट जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें कौन सी रूट पाई जाती है, टैप रूट या फाइब्रस रूट। तो देखिए, डाइकॉट में टैप रूट पाया जाता है, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट पाया जाता है। तो ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इससे आप बहुत इजीली डाइकॉट मोनोकॉट पहचान सकते हैं। सीड से, सीड सॉफ्ट है, हार्ड है, उससे पता चल जाएगा। लीफ से रेटिकुलेट है, पैरेलल है, उससे पता चल जाएगा। रूट से टैप रूट है या फाइब्रस रूट, उससे पता चल जाएगा। आइए उसके बाद और पॉइंट्स जानते हैं जो बुक में आपके दिया हुआ है। अगर हम बुक की बात करें तो उन्होंने वेजिटेशन के बारे में जब बताना स्टार्ट किया तो सबसे पहले स्टोमेटा की बात करी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा, इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो हर टीचिंग एग्ज़ाम इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए स्टोमेटा पाया कहाँ जाता है, तो ये पत्तियों की निचली सतह पर पाया जाता है। स्टोमेटा का काम क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन का काम होता है, यानी ट्रांसपीरेशन का काम होता है। ये ट्रांसपीरेशन में सहायक होता है। पेपर में ये क्वेश्चन आया था, सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कौन करता है, ये सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन में कौन सहायक है, तो स्टोमेटा सहायक है। जैसे हम लोग बैरोमीटर एक डिवाइस है, उससे क्या मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैसे पोटोमीटर इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, या वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने का जो डिवाइस है वो क्या कहलाता है, पोटोमीटर। अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कब बढ़ती है या कब घटती है, इसकी भी बात कर लेते हैं, इससे भी पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी। गर्मियों में आपने देखा होगा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है, लेकिन ठंडियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है। क्या केवल टेम्परेचर ही रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाते या घटाते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी। अगर मिट्टी में पर्याप्त जल है तब वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी, और शुष्क वायु है तो भी वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी। ये जो 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक तो टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है, शुष्क वायु और मृदा में पर्याप्त जल। तो ये 3 पॉइंट के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद बताया है कि खुलने व बंद होने, स्टोमेटा के खुलने व बंद होने के नियमन में कौन सा ऐसा तत्व है जो सक्रिय भूमिका निभाता है, तो पोटेशियम वो एलिमेंट है जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के नियमन में एक एक्टिव रोल प्ले करता है। एक एक्सेप्शन, हर जगह एक एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे भी है। स्टोमेटा दिन के समय बंद रहता है लेकिन रात्रि में खुल जाता है कैक्टस में। कैक्टस एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा पौधा है जिसमें स्टोमेटा दिन के समय बंद रहता है और रात में खुल जाता है। उसके बाद इन्होंने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करी है। तो देखिए इन्फ्लोरेसेंस के बारे में अब हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे, वहाँ पे अभी हमने शॉर्ट में पढ़ लिया, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जानकारी करेंगे हम लोग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो देखिए फ्लोरल एक्सिस पर पुष्प लगने की जो व्यवस्था होती है वो इन्फ्लोरेसेंस कहलाती है। फ्लोरल एक्सिस मतलब पुष्प अक्ष, पुष्प अक्ष। तो पुष्प अक्ष पर जिस क्रम में फूल लगा होता है ना, जिस क्रम में फूल लगता है वही पुष्प क्रम कहलाता है। पुष्प क्रम यानी कि पुष्प के लगने का क्रम, तो वही इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन अ स्टेम, किसी तने में फ्लावर्स का क्लस्टर जो है वो किस तरह से अरेंज है वही इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। देखिए फ्लावर्स के निर्माण के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, टर्मिनल और एक्सिलरी बड।
और अगर पुष्प शाखा पर एक ही है तो वो एकल पुष्प, लेकिन अगर पुष्प शाखा पर बहुत सारे फूल हैं तो वो इन्फ्लोरेसेंस कहलाते हैं या पुष्प क्रम कहलाते हैं। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छे से जानकारी करेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस आर ऑफ 3 टाइप: रेसिमोस, साइमोस और स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। देखिए, रेसिमोस को पहले समझते हैं। जैसे ये एक तना है, इस तने से एक पहले यहाँ फूल निकला, यहाँ इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला, फूल निकल रहा है और ये स्टेम ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेम का कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इसको ऐसे 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 बढ़ता ही जा रहा है। तो डेफिनेट पॉइंट नहीं है इसका, तो यानी कि इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं इसको। तो रेसिमोस को इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं। अब जब मैंने बताना शुरू किया था आपको, मैंने कहा ये तना है, जा रहा है, पहले यहाँ निकला फूल और आगे तना गया, फिर यहाँ निकला। तो हमें एक बात ये समझ में आई कि ओल्डर फ्लावर्स वो बेस में निकले और न्यू फ्लावर जो थे वो एपेक्स में निकलते गए। यानी कि क्रम क्या होता है, ओल्डर फ्लावर नीचे रहते हैं और न्यू फ्लावर ऊपर रहते हैं। तो ठीक है, और इनके ये जो एपेक्स है, जो इनका एपेक्स है, यहाँ पर फ्लावर्स नहीं निकलता है। यहाँ पर, जैसे यहाँ पर फ्लावर नहीं निकलता है, इसीलिए ये ऐसे बढ़ता जाता है। तो नो फ्लावर डेवलप एट द एपेक्स और इनडेफिनेट ग्रोथ ऑफ शूट, मतलब ये इसका कोई डेफिनेट ग्रोथ नहीं है, ये ऐसे बढ़ता ही जाता है। तो रेसिमोस के बारे में जाना कि इसमें इसको इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं। ओल्ड फ्लावर बेस में निकलते हैं, न्यू फ्लावर एपेक्स पे निकलते हैं, यानी कि ऊपर इस क्रम में निकलते हैं। और नो फ्लावर डेवलपमेंट, इनके एपेक्स पे कोई फ्लावर का डेवलपमेंट नहीं होता है और इनडेफिनेट ग्रोथ होता रहता है इसके शूट का। तो इतनी बातें आपको रेसिमोस के बारे में जाननी थी। अब देखिए, रेसिमोस में भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्पाइक है, स्पाइकलेट है, पेनिकल है, कैक्टिन है, स्पेडिक्स है, अम्बल है, कैपिटुलम है, कोरियम्ब है। अब देखिए, पेपर में क्वेश्चन आया था कि केला रेसिमोस में किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस है, तो स्पेडिक्स, तो इसलिए हमको इनके एग्जांपल्स को भी जानना चाहिए अच्छे से। तो देखिए, स्पाइकलेट की अगर हम बात करें तो देखिए, स्पाइकलेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से स्पाइकलेट्स होते हैं। स्पाइकलेट्स, इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग स्पाइकलेट बोलते हैं, यानी कि ये स्पाइक्स के फॉर्म में है। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये स्पाइक्स के फॉर्म में है। तो यानी कि ये इस तरह का जो अरेंजमेंट देता है वो किस में आएगा, स्पाइकलेट में आएगा। तो स्पाइक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, स्पाइकलेट से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो गेहूँ, आप गेहूँ को ऐसे ही लगा देखेंगे। जौ, जई, जई का मतलब होता है ओट्स। घास, घास में भी क्या होता है, घास ये निकला, ये निकला, फिर ये निकला, फिर ये ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, ओल्डर फ्लावर नीचे और न्यू फ्लावर्स ऊपर। तो स्पाइकलेट के एग्जांपल में गेहूं है, जौ है, जई यानी ओट्स है और ग्रास है, पैनिकल। उसके बाद कैटकिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो सहतूत और चिनार वो कैटकिन का एग्जांपल है। स्पैडिक्स की बात करें तो स्पैडिक्स में आपने देखा होगा कि ऐसे वो हिस्सा लटका होता है और केला दोनों साइड ऐसे निकला होता है। ठीक है, ये तो ये इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग स्पैडिक्स बोलते हैं। तो केले और ताड़ जो है वो एग्जांपल हैं स्पैडिक्स के। अम्बल की बात करें तो चेरी हो गया अम्बल का एग्जांपल। कैपिटुलम ये सोनसस का एग्जांपल है। और कोरियम्ब की बात करें तो ये कैंडी टफ्ट का एग्जांपल है। तो ये थे रेसिमोस के बारे में। यहाँ से आप स्पाइकलेट को ध्यान रखिए, कैटकिन को, स्पैडिक्स, अम्बल, कैपिटुलम, कोरियम, और ये जो भी एग्जांपल है ना, यही पेपर में आए हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं साइमोस की। आपने रेसिमोस जान लिया, जस्ट उल्टा उसका क्या है, साइमोस। तो साइमोस की अगर हम बात करें तो इनका डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें ये स्टेम आया, सबसे पहले क्या होता है, फ्लावर इसके स्टेम पे निकल आता है। तो अब ये स्टेम तो इसके आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो यानी कि अब इसका डेफिनेट शेप हो गया। यहाँ पे फ्लावर निकला, फिर यहाँ पे फ्लावर निकला, फिर यहाँ पे फ्लावर निकला, फिर यहाँ पे फ्लावर निकला। तो यानी कि जब इसके स्टेम पे ही फ्लावर निकल गया तो उसने स्टेम की ग्रोथ को अब आगे जाने से रोक दिया। तो इसका शेप क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, इसीलिए डेफिनेट फ्लोरेसेंस है। ओल्ड फ्लावर एपेक्स पे निकलते हैं, न्यू फ्लावर बेस पर निकलते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर एट द अपेक्स, फ्लावर का जो डेवलपमेंट है वो अपेक्स पर हो जाता है। डेफिनेट ग्रोथ ऑफ शूट, इसका ग्रोथ क्या है, डेफिनेट हो जाता है।
टाइप्स की बात करें तो इसमें भी होता है मोनोकैल्शियल, डाइकैल्शियल, पॉलीकैल्शियम। इनसे एग्जांपल्स नहीं पूछे गए हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चंस पेपर में आ नहीं रहे हैं। बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की। तो 3 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों ही टाइप से कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। अभी मैं जब इससे पहले इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा रहा था तो उसमें मैरीगोल्ड मैंने कहा था किस में आएगा, अभी नहीं पता था हम लोग को। केला किस में आएगा, शहतूत किस में आएगा, नहीं पता था, लेकिन अब पता चला है। स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो साइथियम, वर्टिसिलास्टर और साइकोनियम, ये 3 टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साइथियम, वर्टिसिलास्टर और साइकोनियम। पेपर में आया था पाइनएप्पल किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस है, तो साइकोनियम। पेपर में आया था मेरीगोल्ड किस तरह का एग्जाम्पल है, तो साइथियम। तुलसी यानी कि ऑर्किडम, ये वर्टिसिलास्टर है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि बेगोनिया, पॉइंसेटेसिया, डाइंथस और मेरीगोल्ड, ये साइथियम इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें। तुलसी, कोलियस, मेंथा, इसमें वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस होता है। और पाइनएप्पल में साइकोनियम इन्फ्लोरेसेंस होता है। उसके बाद बात करिए इन्होंने जिम्नोस्पर्म की। तो देखिए मैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा था। तो जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी कि नग्न बीज। तो ऐसे पौधे जिनमें नग्न बीज पाई जाती है वो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, यानी कि अनावृत बीजी। इसमें बीज तो पाए जाते हैं लेकिन वो नग्न होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। स्पाइकलेट क्या होता है उनको नहीं मतलब, लेकिन उनको मतलब है गेहूँ, जौ, जई, ग्रासेस, इनमें कौन सा इन्फ्लोरेसेंस हो रहा है। तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन टफ होने लगते हैं ना। तो जिम्नोस्पर्म को हमने जान लिया। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये 4 एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं, देवदार, साइकस, जिंगो और पाइनस। तो देखिए आपको ये 4 एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। इनमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। साइकस के बारे में 3 पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है, साइकस। लिविंग फॉसिल क्या है, साइकस। लिविंग फॉसिल मतलब किस में होता है, साइकस में होता है। सबसे बड़ा बीजांड किस में है, तो वो भी साइकस में है। और साइकस में कोरलोइड जड़ें होती हैं, और इन कोरलोइड जड़ों में सिम्बायोटिक के रूप में एनाबिना नॉस्टॉक पाया जाता है। अब ये एनाबिना नॉस्टॉक क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी ही तो है। तो देवदार, साइकस, जिंगो, पाइनस, ये ध्यान रखना है। साइकस सबसे बड़ा बीजांड, लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। और साइकस में कोरलोइड जड़ें पाई जाती हैं, और इन कोरलोइड जड़ों में सिम्बायोटिक के रूप में एनाबिना नॉस्टॉक पाया जाता है। अब सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी, तो सिम्बायोटिक के रूप में एनाबिना नॉस्टॉक पाया जाता है। ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और जिम्नोस्पर्म का मेवा किसको बोलते हैं, तो चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड ये इतनी बातें हम लोग को ध्यान रखनी है। तो ये था, इन्होंने जो वेजिटेशन के बारे में इतनी चीज़ें बता रखी थी, जान लिया है। अब हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। अभी अभी हम लोग ने वेजिटेशन के बारे में जाना है। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अदरक रूपांतरण है। यार अदरक में क्या होता है, गांठें होती हैं, तो अदरक किसका रूपांतरण होगा, तने का होगा। अभी अभी हम लोग ने सीखा कैसे पहचानेंगे। तो हल्दी हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया, ये सभी क्या है, तने के रूपांतरण है। इजी क्वेश्चन था, यूपी टेट में आया हुआ है। पौधे में एधा का मुख्य कार्य क्या होता है। जैसे ऑप्शंस को आपने पढ़ा, तो जल का स्थानांतरण कौन करता है, जाइलम करता है, एधा थोड़ी ना करता है। वाष्पोत्सर्जन में कौन सहायक होता है, अभी मैंने बताया था स्टोमेटा सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करता है। तो वाष्पोत्सर्जन में सहायक स्टोमेटा होता है। ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। टूटे फूटे की मरम्मत करना या खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। तो पौधे में एधा का मुख्य कार्य क्या होता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। स्टोमेटा के बारे में जितनी चीज़ें बताई हैं वो हम बता चुके हैं आपको। उसके बाद बात करते हैं केले के पौधे की जड़। देखिए केले के पौधे की जड़ कैसे आप बता पाएंगे, पहले आप ये जान लीजिए जड़ 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। ये बात क्लियर हो गई। अब मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, तो जिन पौधों की पत्तियों में जालीदार या रेटिकुलेट रेशे पाए जाते हैं वो क्या होती हैं, वो उनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। और जिन पौधों की पत्तियों में जो रेशे हैं वो पैरेलल पाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, अपस्थानिक जड़ें। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि केले के पत्ती में कैसा रेशा पाया जाता है, रेटिकुलेट, जालीदार या पैरेलल, तो पैरेलल पाया जाता है। तो ये क्या है, एक अपस्थानिक जड़ है। तो केले के पौधे की जड़ अपस्थानिक जड़ है, क्यों है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद रूट कैप नहीं पाया जाता है। भैया 2 चीज़ों को समझ लीजिए पहले आप, रूट कैप, रूट पॉकेट। रूट कैप किन में पाया जाता है, जो स्थलीय पौधे होते हैं, जो
स्थल पे पाए जाते हैं उनमें रूट कैप पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ों के आगे एक कैप सा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, जिससे मिट्टी जो है उस जड़ को नुकसान ना पहुंचा पाए, और वो जो कैप है वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखे, जिससे पेड़ को खड़े होने में मजबूती प्राप्त हो। तो आप समझ गए होंगे रूट कैप किस में पाया जाता है, स्थलीय पौधों में पाया जाता है। और रूट पॉकेट किस में पाया जाता है, रूट पॉकेट जलीय पौधों में पाया जाता है। तो रूट कैप नहीं पाया जाएगा तो जलीय पौधों में रूट कैप नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो स्थलीय पौधों में पाया जाता है। तो कभी स्थलीय पौधे की बात करें ना तो उसमें रूट कैप पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कैप क्या करेगी, जो रूट की वो कैप है वो मिट्टी को जकड़ लेगी अपने में, और फिर इससे पौधों को मजबूती प्राप्त होगी। और रूट पॉकेट पाया जाता है जो जल में पाए जाने वाले पौधे हैं। तो रूट कैप नहीं पाया जाएगा, ये जलीय पौधों में नहीं पाया जाएगा। जलीय पौधों को हाइड्रोफाइटा भी बोलते हैं। हाइड्रो मतलब पानी होता है, तो हाइड्रोफाइटा। उसके बाद किसमें रूट पॉकेट पाए जाते हैं, तो देखिए समुद्र शोक, उसमें रूट पॉकेट पाया जाता है। पिस्टिया, ये क्या है, समुद्रों में पाए जाने वाले पौधे हैं, समुद्र शोक और पिस्टिया। तो इनमें क्या पाया जाता है, रूट पॉकेट। समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं फाइकस में परागण होता है। फाइकस का मतलब होता है गूलर। आपने जब गूलर का फूल देखा होगा ना तो उस पर छोटे छोटे कीट आके बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो वो कीट क्यों बैठते हैं, वो परागण करने के लिए ही बैठते हैं। तो फाइकस क्या है, ये गूलर है। तो गूलर में परागण कैसे होता है, कीटों के द्वारा होता है। उसके बाद जलीय तथा कीटबच्ची पौधे, देखिए यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डायोनिया, तीनों ही कीटबच्ची पौधे हैं। लेकिन इन्होंने पूछा है जलीय भी है और कीटबच्ची भी है। तो यूट्रिकुलेरिया क्या है, एक जलीय पौधा भी है और कीटबच्ची पौधा भी है। और डायोनिया और ड्रोसेरा ये क्या है, एक स्थलीय है और कीटबच्ची है। तो अब आप ध्यान रखिएगा, जलीय और कीटबच्ची पौधे की बात करी जाएगी तो वो क्या है, यूट्रिकुलेरिया है। और आपको बता दें ये कीटबच्ची पौधे अपने नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। जितने भी आपको पौधे मिलेंगे और जो कीटबच्ची होंगे उनको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो उस नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए मिट्टी से उतना नाइट्रोजन उनको नहीं मिल पा रहा होगा जितने की ज़रूरत है, या जो जलीय हैं तो उनको जल से उतना नहीं मिल पा रहा होगा जितना उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत है। तो ये क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, उनसे अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये सीटेट में कि इनमें से जड़, तना, बीज और फल पहचानिए। तो देखिए जड़, गाजर में वो देखिए रेशे इस तरह से निकले रहते हैं, तो गाजर क्या हो जाएगा, जड़। तना आपको पता है गन्ना क्या है, एक तना है, गांठें हैं। उसमें बीज, तो मूंगफली, सेब में बीज क्या है भाई, मूंगफली। और फल क्या है, सेब। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं कुछ, ये यहाँ पे इन्होंने परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए जालिका शिराविन्यास पाया जाता है। किन पौधों की पत्तियों में जालिकाएं होती हैं, तो पीपल। ये तो एग्जाम्पल भी मैंने अभी आपको दिया था कि पीपल की पत्तियों में क्या होते हैं, जालीदार रेशे पाए जाते हैं ना। तो जालिका व शिराविन्यास किस में पाया जाता है, पीपल में। समांतर, ये रेटिकुलेट शिराविन्यास की बात हो गई ना। पैरेलल शिराविन्यास किस में पाया जाता है, केले की पत्ती, बांस की पत्ती, ताड़ की पत्ती, इनमें क्या होता है, पैरेलल रेशे पाए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, समांतर शिराविन्यास किस में पाया जाता है, केला, बांस और ताड़। स्पाइकलेट की अभी मैंने बात की, स्पाइकलेट पर ध्यान रखिएगा। स्पाइकलेट का स्ट्रक्चर कैसे मैंने बताया था, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना। तो गेहूँ ऐसे ही तो निकलता है, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, जई, जई यानी कि ओट। तो स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस किस में होता है, तो गेहूँ में, जौ में, जई में, इसकी बात की है। हमने कहा था साइथियम को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो साइथियम को हिंदी में कटोरिया बोलते हैं। इसमें ये इन्फ्लोरेसेंस होता है। साइथियम क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो इसमें ये किस कुल का पौधा होता है, ये यूफोरबिएसी का पौधा होता है। मैंने बताया था तुलसी का ध्यान रखिएगा, ओसिमम। तो ओसिमम में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, तो ओसिमम में वर्टिसिलास्टर, या वर्टिसिलास्टर किस में था, रेसमोस में, साइमोस में, या स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में। उसके बाद केले में पाया जाने वाला पुष्पक्रम स्पैडिक्स, मैंने केले का भी एग्जांपल दिया था। तो केले में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, स्पैडिक्स। उसके बाद दो चीज़ें आप ध्यान रखिए, बेसल प्लांटेशन और मार्जिनल प्लांटेशन। जब बेसल प्लांटेशन की बात करी जाएगी तो ये कंपोजिटी में आता है, और मार्जिनल प्लांटेशन ये लेग्यूमिनोसी में आता है। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा, बेसल प्लांटेशन और मार्जिनल प्लांटेशन। बेसल प्लांटेशन कंपोजिटी, मार्जिनल प्लांटेशन लेग्यूमिनोसी। स्कैटरिंग की बात कर लें, प्रकीर्णन की बात कर लें, तो वायु के द्वारा कौन प्रकीर्णन करता है, सिनकोना और मदार, ये वायु के द्वारा, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।
तो प्रकीर्णन का मतलब यही है कि हवा के द्वारा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो सिनकोना और मदार के जो पौधे हैं वो हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो वायु द्वारा प्रकीर्णन सिनकोना और मदार करते हैं। जल द्वारा प्रकीर्णन, कमल क्या है, जल में खिलता है, तो ये जल में ही बह बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो जल द्वारा प्रकीर्णन कमल में। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, जंतु ये गोखरू और लटजीरा, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोखरू और लटजीरा ये जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होता है। इनमें ये जंतुओं के द्वारा पैरों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं, तो गोखरू और लटजीरा। मैंने डबल फर्टिलाइजेशन की भी बात करी थी कि डबल फर्टिलाइजेशन किस में हो रहा था, अगर आपको ध्यान हो तो। डबल फर्टिलाइजेशन किस में हो रहा था, एंजियोस्पर्म में हो रहा था, आवृतबीजी पौधे में हो रहा था डबल फर्टिलाइजेशन। किसने खोज करी थी डबल फर्टिलाइजेशन की, तो देखिए डबल फर्टिलाइजेशन की बात करी जाएगी तो आप एंजियोस्पर्म याद रखिएगा। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। किसने डिस्कवर किया था, नवासिन का नाम ध्यान रखिएगा। 1898 यानी 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर बाय नवासिन। और क्या है, ये एक एंजियोस्पर्म है। पॉलीएम्ब्रायोनी, ये एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे में पॉलीएम्ब्रायोनी की खोज करी थी। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में कल पहली क्लास में भी हम लोग ने जाना था कि पहला लिविंग सेल जो है वो स्पाइरोगायरा, जो कि पॉन्ड सिल्क है, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है ना। और किसने डिस्कवर किया था, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। स्पर्म को डिस्कवर किया, आरबीसी को डिस्कवर किया, एल्गी को, बैक्टीरिया को। ये सब क्रेडिट किन के पास है, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक की। तो पॉलीएम्ब्रायोनी आप ध्यान रखिएगा। बिना निषेचन के फल का निर्माण, यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है पर यहाँ निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जा रहा है, तो वो क्या है, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में किसने डिस्कवर किया, नवासिन। पॉलीएम्ब्रायोनी एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। और भी बहुत सी चीज़ों को इन्होंने डिस्कवर किया है। किस पर इन्होंने रिसर्च किया था, संतरे पर, वहाँ से इनको पता चला था पॉलीएम्ब्रायोनी के बारे में। उसके बाद बिना निषेचन किए ही फल का निर्माण कर दे, वो पार्थेनोकार्पी है। उसके बाद बात करते हैं निम्न में से कौन सा जलीय ब्रायोफाइटा है। तो देखिए जलीय ब्रायोफाइटा, ये 4 ऑप्शन है। तो रिक्सिया फ्लूटेंट। अब ये रिक्सिया फ्लूटेंट्स आपको नहीं समझ में आया होगा। देखिए तालाबों में आपने देखा होगा ऊपर हरी चद्दर एक बन जाती है। वो हरी चद्दर क्या होती है, वो फ्लोट करती रहती है ना। फ्लोट करने का मतलब तैरती रहती है, तो वो जो फ्लोट करती रहती है वही फ्लूटेंट कहलाता है। और वो जो तालाब के ऊपर हरी चद्दर होती है वो रिक्सिया होती है। तो रिक्सिया फ्लूटेंट्स क्या है, एक जलीय ब्रायोफाइटा है। समझ में आया होगा आपको। उसके बाद बात करते हैं वह फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर उपस्थित है। तो देखिए अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर उपस्थित हो तो वो पूर्ण फूल होता है, अगर अनुपस्थित हो तो अपूर्ण फूल होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया था निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री है, यानी मोनिकोटिलेडन है। तो मैंने बताया था जिनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, जिनकी पत्तियाँ पैरेलल होती हैं ना, पैरेलल होती हैं, तो वो क्या होती है, वो मोनोकोटिलेडन होती है। तो एक बीजपत्री में यहाँ पे देख लीजिए किसकी, सरसों की पत्तियाँ तो जालीदार होती हैं, चने और सेम की भी। मक्का, देखिए प्याज, गेहूँ, मक्का, गन्ना, चावल, ज्वार, धान, ये सभी क्या है, मोनोकोटिलेडन है, क्योंकि इनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। रेशेदार मूल का उदाहरण है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो मोनोकोटिलेडन होती हैं ना उनमें रेशेदार मूल पाए जाते हैं। मोनोकोटिलेडन या एक बीजपत्री होती हैं उनमें रेशे पाए जाते हैं, वो रेशेदार होती हैं। तो यहाँ पे रेशेदार मूल का उदाहरण यानी कि वो मोनोकोटिलेडन है। सरसों जालीदार पत्ती होती है, चना जालीदार होती है, गाजर में भी जालीदार पत्ती होती है। मक्का में क्या होता है, पत्तियाँ पैरेलल होती हैं, तो वो एक बीजपत्री हुई, और एक बीजपत्री हुई तो रेशेदार मूल का वो एग्जाम्पल हो गया। देवदार संबंधित है। देखिए मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए थे, देवदार, साइकस, जिंगो और वो पाइन, क्या बोला था, पाइनस, ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। तो ये चारों एग्जाम्पल ही किसके थे, ये जिम्नोस्पर्म के थे। जिम्नोस्पर्म का मतलब कि नेक्ड सीड, मतलब जिनमें नग्न बीज पाए जाते हैं। तो देवदार किससे संबंधित है, जिम्नोस्पर्म, उसको हिंदी में अनावृत पादप भी बोलते हैं। साइकस, जिंगो, पाइनस। साइकस के बारे में मैंने 3 पॉइंट आपको बताया था। सबसे बड़ा बीजांड फॉसिल, वो लिविंग फॉसिल, और उसके बाद साइकस की जड़ों में कोरालॉइड जड़ होती है। इसमें सिम्बायोटिक के रूप में एनाबिना नॉस्टॉक पाया जाता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है। तो यहाँ पे देवदार संबंधित है। नेक्ड सीड उसमें होता है तो अनावृत पादप से, यानी कि जिम्नोस्पर्म से।
ये सारे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोज़ा, ठीक है। हाँ, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। चीड़ के पेड़ से क्या प्राप्त होता है? तारपीन का तेल। जो चीड़ का पौधा होता है बहुत मजबूत उसकी लकड़ी होती है, खिड़की दरवाजे बनते हैं चीड़ के लकड़ी से ही। तो चीड़ के पेड़ से ही हमें क्या प्राप्त होता है? तारपीन का तेल। इन्होंने पाया है नॉन एम्ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। तो देखिए इनमें से जो यूलोथ्रिक्स है ना, ये इसमें एम्ब्रायो नहीं बनता है, तो ये नॉन एम्ब्रायोफाइटा है। और बाकी 3 क्या हैं? एम्ब्रायोफाइटा हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कौन निम्न में से कौन सा है नॉन एम्ब्रायोफाइटा? तो यूलोथ्रिक्स। अब देखिए यूलोथ्रिक्स में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है और ये असंवहनीय भी है, अपुष्पी भी है। तो इसमें भ्रूण भी नहीं पाया जाता है, पुष्प भी नहीं पाया जाता है, ये इनका संवहन भी नहीं होता है। ये तीनों ही चीज़ें हैं यूलोथ्रिक्स के बारे में। ब्रायोफिल्लम यानी कि पत्थर चट्टा में जनन होता है, किसके द्वारा होता है? तो देखिए ब्रायोफिल्लम जो होता है ये पत्थर चट्टा, इसकी पत्तियों के किनारे छोटी छोटी अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती हैं, जिनके द्वारा ये जनन करते हैं। तो अगर इनकी पत्तियों में छोटी छोटी अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती हैं, उनसे ये जनन करते हैं, तो यानी कि ब्रायोफिल्लम पत्थर चट्टे में जनन कहाँ से होता है? पत्तियों से होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। उसके बाद पूर्ण स्तंभ परजीवी की अगर हम बात करें तो अमरबेल होगा। देखिए अमरबेल क्या है? एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है। पर्णहरिम का पूर्णतः अभाव होता है, इसीलिए इसका जो पीत मिश्रित रंग होता है वो सुनहरा या हल्का लाल होता है। और इसका तना पतला होता है, शाखा युक्त होता है, चिकना होता है। तने में अनेक प्रकार की पतली पतली मांसल शाखाएँ होती हैं और जो अपने होस्ट को अपने भार से नीचे की तरफ झुका देती हैं। तो पूर्ण स्तंभ परजीवी कौन सा होगा? अमरबेल होगा। तो आज हम लोगों ने ई और एफ तक अच्छे से पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम लोग सेक्शन जी को पढ़ेंगे अच्छे से। थैंक यू क्लास। आपको क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।